गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसी महिला वकील को गिरफ्तार किया है जो न्याय दिलाने के नाम पर लोगों को ठगती थी। यह वकील झूठे पोक्सो एक्ट यानी बच्चों से जुड़ी यौन अपराध की धारा में लोगों को फंसाकर लाखों रुपए की ठगी करती थी। इस गैंग में वकील के साथ उसका पति और एक सड़क किनारे गुब्बारे व खिलौने बेचने वाला व्यक्ति भी शामिल था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 1.5 करोड़ रुपए नकद और 2.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी बरामद की है। लोगों को न्याय दिलाने वाली यह वकील खुद कानून की सबसे बड़ी ठग निकली। गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये तीनों आरोपी एक ऐसी ठगी की कहानी के किरदार हैं, जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। जहां गीतिका नाम की यह महिला वकील, जो कोर्ट में वैवाहिक विवादों और महिला उत्पीड़न के मामलों में लोगों की पैरवी करती थी, इसने धीरे धीरे इसी काम को ठगी का जरिया बना लिया। गीतिका ने अपने पति हर्ष और एक गुब्बारे खिलौने बेचने वाले शख्स हनुमान के साथ मिलकर एक गैंग बना ली। तीनों मिलकर झूठे पॉक्सो एक्ट के केस रचते थे। हनुमान अपने छोटे बेटे का सहारा लेकर किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर कुकर्म का आरोप लगाता, फिर यह वकील उस व्यक्ति को केस से बचाने के नाम पर मोटी रकम वसूल करती थी। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 65 थाना क्षेत्र में एक पॉक्सो केस दर्ज हुआ था, जहां एक बिजनेसमैन पर आरोप था कि उसने एक छोटे बच्चे के साथ कुकर्म किया है। यह मामला बच्चे के पिता हनुमान ने दर्ज कराया था, जो सड़क किनारे गुब्बारे बेचने का काम करता है। पुलिस जांच में जब हनुमान के बयान और सबूतों को खंगाला गया तो कई गड़बड़ियां सामने आईं। सख्त पूछताछ में हनुमान टूट गया और उसने महिला वकील गीतिका का नाम उगल दिया। उसने बताया कि गीतिका हर फर्जी केस के लिए उसे मोटी रकम देती थी और उसी के कहने पर वह निर्दोष लोगों पर झूठे आरोप लगाता था। 29 अक्टूबर 2025 हमें कंप्लेंट मिली एक नाबालिग बच्चे के साथ पॉक्सो एक्ट के केस से रिलेटेड। कंप्लेंट पे तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद जैसे ही हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट्स फाइल पर आए कि शिकायतकर्ता ने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की। शिकायतकर्ता एक वंचित वर्ग से है और सड़क के किनारे फुटपाथ पे छोटे मोटे खिलौने और गुब्बारे बेचने का काम करता है। बहुत तीव्रता से पुलिस ने काम किया। हमने शिकायत पर दिए गए नाम और नंबर को जब इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की तो पता चला कि शिकायतकर्ता ने जिस व्यक्ति की पहचान यूज की है वो फर्रुखाबाद यूपी का है और उसने साफ तौर पर मना किया कि यह शिकायत उसने नहीं दी। जब हमने शिकायतकर्ता को टेक्निकल डाटा से एनालिसिस किया तो पता चला शिकायतकर्ता के खिलाफ एक चोरी का मुकदमा गुड़गांव में ही 2011 में रजिस्टर हुआ था और फिर जो हमारा सेंट्रल रिपोजिटरी है उसके एनालिसिस से हमें पता चला कि ये नंबर पहले भी एक बार रेड फ्लैग हो चुका है, जो शिकायतकर्ता ने शिकायत पर लिख कर दिया था। जेल के रिकॉर्ड से हमें पता चला कि शिकायतकर्ता के पास और भी नंबर्स हैं और उस असल में फर्रुखाबाद का नहीं, उसका नाम हनुमान है और वो अजमेर में एक ढानी का रहने वाला है। वहां जाकर तस्दीक की गई, जो उससे प्रूव हो गया कि जैसा हमने पता किया है वो सही है। उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड को हमने एनालिसिस किया। उसके बाद एक लंबा डिजिटल ट्रेल चला, बहुत सारे IMIs में लगभग 30 से ज़्यादा IMIs पे काम हुआ, मोर देन 100 CDRs पे काम हुआ, बहुत ही डीप लेवल पे जाके एनालिसिस हुआ। इसमें हमने एक्सपर्ट की भी ओपिनियन ली, एक AI टूल डेवलपर को भी इनकॉर्पोरेट किया बाहर से, उन्होंने भी हमारी मदद की एंड फाइनली वी वर एबल टू फाइंड आउट कि ये एक बहुत डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है जो एक गुब्बारे वाले को सामने रखकर चलाई जा रही है। इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर एक एडवोकेट, अभी हम उनकी डिग्री वेरीफाई करेंगे इसलिए इस विषय में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, उसके वेरिफिकेशन के बाद ही कहा जाएगा, जिसका नाम गीतिका है। हमारे डिजिटल डाटा के एनालिसिस से पता चला कि सारी डॉट्स एक जगह जाके कनेक्ट होती हैं और कैसे एक गुब्बारे वाला भी वही फ़ोनों का प्रयोग करता है जिन फ़ोन्स को ये जो एडवोकेट है गीतिका, उनका पति और अन्य लोग कर रहे हैं, जो बहुत अजीब लगा। फिर हमें पता चला कि यहाँ बहुत अदर इंटरकनेक्टेड डॉट्स भी हैं और जिस जिस डॉट को हम जोड़ते गए उसमें दोनों में सिर्फ गीतिका और उसके पति हर्ष, इन्हीं को ही कॉमन सेंटर में पाया और पता चला कि 3 हम FIR अब तक रिकवर कर चुके हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिसमें जो अभी वी हैव स्ट्रॉन्ग इंक्रिमिनेटिंग बिलीव्स एंड एविडेंसेस which will be investigating during the process, because you have created an SIT, that this advocate
गीतिका गीतिका एक्चुअली पहले एक मैरिटल डिस्प्यूट्स में जहाँ मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड होते हैं उसमें पति की वकील बनती है। उसके बाद पति से सारी इंफॉर्मेशन लेके उसके बाद उसकी पत्नी की वकील बनती है और फिर उसके बाद झूठे पॉक्सो और रेप केसेस की कार्रवाई पति के खिलाफ करवाई जाती है। ऐसा एक पॉक्सो का केस हमने आइडेंटिफाई किया है। अच्छी बात यह है कि पुलिस ने उस केस को मेरिट पे ही कैंसिल कर दिया था। एफआईआर है एक 47 नंबर हमारी 19/5/24 की महिला थाना वेस्ट में रजिस्टर की गई थी, जिसमें इसका ही एक क्लाइंट था जो जिनकी ये काउंसिल थी। उसके ही पत्नी ने उसके खिलाफ पॉक्सो का एफआईआर रजिस्टर कराया था और जिस रेफरेंस से उनको ये वकील मिली थी गीतिका, उन्होंने स्वयं एक एक्सटॉर्शन की कंप्लेंट्स कुछ समय पहले पुलिस को ही दी थी कि किस प्रकार से पहले वो उनकी एडवोकेट हैं और फिर उसके बाद उनकी पत्नी की एडवोकेट बनकर दोनों तरफ झूठ बताकर और उनके बीच ना केवल मैट्रिमोनियल इशू क्रिएट कर रही हैं बड़ा, अपितु उनको इस बात की थ्रेट्स भी मिल रही हैं। हमने इंडिपेंडेंटली वेरीफाई किया है दोनों ही केसेस में जो मैंने अभी आपके सामने रखे हैं। इसमें अननोन नंबर से कॉल्स भी हुई हैं एक्सटॉर्शंस की कि किस तरीके से आप पैसा देकर इस मामले को सेटल कर लें, और हमारे पास इसकी रिकॉर्डिंग्स और प्रूफ्स जो अब तक हम रिकवर कर पाए हैं फाइल पर हैं। हमें उम्मीद है हम आगे भी और रिकवर करेंगे। इसके अलावा पूछताछ में ये भी पता चला है, हमारी टीम ने ग्राउंड पर काम किया, ग्राउंड इंटेलिजेंस को डेवलप किया, अजमेर गए तो हमें पता चला कि ऐसा ही केस एक फरीदाबाद में भी, जो ये गुब्बारे वाला है हनुमान, इसकी पत्नी के मार्फत से दर्ज कराया गया। किस प्रकार से एक षड्यंत्र रचा गया कि शिकायतें लिखी गई, उनको इनके हाथ से लिखवाया गया, उसके बाद इनको एक सुनियोजित तरीके से उस व्यक्ति जहां उसका अमूमन आना जाना है उसका रूट आइडेंटिफाई किया गया। इस तरह की बातें सिर्फ एस्ट्रेंज स्पाउसेस के केसेस में ही अभी सामने आई है कि उनकी पत्नियां जो हैं, पत्नी आई वांट मेंशन दैट वे, जो इन पर्टिकुलर केसेस में जो बेटर हाफ हैं उनके स्पाउसेस हैं, उन्होंने एस्ट्रेंज स्पाउसेस ने उनकी इन्फॉर्मेशन दी कि उनकी मूवमेंट क्या होती है और उस पर्टिकुलर प्लेस पे ही इनका ठिकाना बना दिया जाता फुटपाथ पे। वहां से वो उनकी मूवमेंट को नोट करते और एक पर्टिकुलर डे पे फिर ये अपना एलिगेशन पुलिस के सामने रखते। कानूनन हम जब किसी महिला विरुद्ध अपराध और बच्चे के प्रति जो अपराध होते हैं पॉक्सो केसेस के, क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे, उस पर तुरंत गवर्नमेंट की, कोर्ट की और ये हमारा खुद का इनिशिएटिव भी है कि हम तुरंत कार्रवाई करें तो एफआईआर दर्ज की जाती है। और वो एफआईआर जो कम्प्लीटली बेनुयाद तरीके से फेक बेसिस पे और एक कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र और सुनियोजित तरीके से की जाती हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद अच्छी बात यह है कि फरीदाबाद पुलिस ने भी उस केस को कैंसिल किया है और कैंसिलेशन के बाद वो कोर्ट में अभी कोर्ट के सामने रखी गई है फाइल। बहुत सारे एविडेंसेस जब हमारे पास आ गए तो हमने इसमें सबसे पहले जो हनुमान है उसको गिरफ्तार किया। उसके बाद हमने जो इस केस में गीतिका है, उसके पति हैं हर्ष, उनको आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफिकेशन के बाद तुरंत हमने माननीय न्यायालय से इसका प्रॉपर 96(1) पीएनएसएस के तहत प्रॉपर सर्च वारंट जारी कराया। हमने डीसी साहब के माध्यम से एक गैजेटेड ऑफिसर महिला को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर नियुक्त करने की एप्लीकेशन दी और पंच विटनेस के लिए 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको विटनेस के तौर पर नियुक्त करने के लिए भी रिक्वेस्ट की। उसके बाद इस केस, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि एक एसआईटी गठित की गई थी जो एसीपी बादशाहपुर के नेतृत्व में काम कर रही है, जिसमें सीआईए इंचार्ज थाने की महिला पीएसआई सुमन, हमारे एसएचओ, हमारे इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज जो विंग के हेड हैं थाने के वो, और हमारे साइबर सेल के इंचार्ज यशपाल, सबने दिन रात मिलके कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। 3 दिन तक बिना सोए सबने मेहनत की और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो इनका रेजिडेंशियल एड्रेस है टाटापुरी मंती में, वहाँ पर रेड की गई, सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान कानून की सभी धाराओं का
सर्च वारंट की डायरेक्शंस का, माननीय न्यायालय के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन किया गया। बड़ी डिसेंसी से रेड हुई। वहाँ पर सर्च के दौरान जब ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश रिकवर हुआ तो बैंक को प्रॉपर कम्युनिकेट करके वहाँ से कैश काउंटिंग मशीन और जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड व्यक्ति हैं बैंक से बुलवाए गए ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने काउंट किया तो लगभग 1,14,00,000 से ज़्यादा पैसे रिकवर हुए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि काउंटिंग सर्च लगभग 16 से 17 घंटे चली ऑन रिकॉर्ड, और 16 या 17 घंटे चली है। हमने फर्स्ट लेवल पे जैसे ही हमें कैश की ह्यूज अमाउंट की रिकवरी मिली, हमने बिना देरी किए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मेरे कार्यालय के द्वारा मेल के द्वारा सरकारी माध्यम से सूचित किया, और उनके एडिशनल डायरेक्टर साहब को जो पूरा डिपार्टमेंट है उनको इंटीमेट किया, जो यहाँ उनको देखते हैं। उनसे हमारा पत्राचार लगातार चल रहा है कि किस प्रकार से इस प्रकार का अनअकाउंटेड कैश, जिसको मौके पर वो नहीं बता पाए कि इसका सोर्स क्या है, कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद सर्च के दौरान हमें बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड मिला। चूँकि पुलिस या सर्च एजेंसी ये नहीं जानती कि ये किस क्वालिटी का है, इसकी क्या वैल्यूएशन है, तो इन सर्चिज़ के अंदर एक तय मानक होता है कि गोल्ड वैल्यूअर होते हैं, जो बड़ी-बड़ी एजेंसीज़, प्रीमियर एजेंसीज़ उनको अपॉइंट करती हैं, यूज़ करती हैं, नॉट अपॉइंट, यूज़ करती हैं, जो उनके पास गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंटेशन होती है कि वो ये काम कर सकते हैं। ऐसे एक व्यक्ति की पहचान एक प्रीमियर एजेंसी के माध्यम से रिक्वेस्ट कर की गई, और उनसे प्रॉपर चैनल से कम्युनिकेट करके उनको बुलवाया गया ऑफिशियली, और उन्होंने इसकी वैल्यूएशन की कि ये कितने कैरेट का गोल्ड है। एक ऑर्नामेंट को लिस्ट किया गया सर्च मीमो में, सर्च लिस्ट में। उसके अलावा हर पल हर कदम की कार्रवाई वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत सुनिश्चित की गई, ताकि कोई भी चीज़ अनकवर्ड ना रह जाए। और गोल्ड और ज्वेलरी और कुछ उसमें कॉइन्स वगैरह थे, जो उन्होंने एनेक्सेस के साथ हमने अटैच की है माननीय न्यायालय में भी, वो लगभग 2,88,00,000 से भी ज़्यादा की है। इसके अलावा पुलिस कैश और इस सब के बारे में तो डिपार्टमेंट को बता चुकी है, लेकिन हमारी तफ्तीश के लिए और भी बहुत सी चीज़ें की हमें आवश्यकता होती है। इस पूरे घटनाक्रम में बहुत सारे डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइसेस की का प्रयोग किया गया है, और डिजिटल ट्रेल ने हमें बताया कि कैसे ये आपस में कनेक्टेड हैं। मैं बहुत डीप में नहीं बताऊंगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का विषय है, आप स्वयं जानते हैं। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हमने वहाँ से रिकवर किए हैं। लगभग 10 के आसपास फ़ोन हमने वहाँ से रिकवर किए हैं मौके से, और लगभग 11 के आसपास सिम हमने रिकवर की हैं। अभी वो माननीय न्यायालय में पेश की गई है। उनसे प्रार्थना पत्र हमने पुट अप किया है, एक रिक्वेस्ट की वो हमें हैंड ओवर की जाएँ, ताकि उस हैंड ओवर के बाद हम उनको करें, और वो माननीय न्यायालय से पुट अप हुई हैं। इसके अलावा हमें पासपोर्ट भी मिला है जो परिवार के सदस्यों से संबंधित नहीं है। इसके अलावा हमें 7 के आसपास आधार कार्ड भी मिले हैं जो परिवार के सदस्यों के नहीं हैं, क्योंकि हमें पहले ही शक था कि इनके द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनाए जाते हैं। हमारे पास ऐसे भी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस है। वी मेक अस स्ट्रांगली बिलीव that they have used the photo of one person and name of other person and then they club it and make it. So अभी हमें ये भी पता करना है कि इन्होंने कैसे किया ये, लेकिन हमारे पास इस तरह के स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस फाइल पर हैं। उसके अलावा इनके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं। हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन यूनिट होती है, जो उनको पत्राचार किया है कि वो हमें बताएं कि इनके पास कितने अकाउंट्स हैं, और इनके पास 10 अकाउंट्स के आसपास का तो हमें पता चला है यूपीआई आईडीज़ मिला के, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये बहुत ज़्यादा होगा, शायद 15 से भी ज़्यादा होगा यूपीआई आईडीज़ के साथ। इसके अलावा हमें वहाँ से डिजिटल डिवाइसेस मिले हैं, हार्ड डिस्क मिले हैं 7, और पेन ड्राइव दोनों मिलाकर, और फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसमें कुछ प्रॉपर्टी के भी डॉक्यूमेंट्स हैं, विच विल बी एग्जामिन्ड लेटर ऑन। इस मुकदमे में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें जो स्ट्रीट वेंडर है, जो गुब्बारे वाला छोटा व्यक्ति है, जो फुटपाथ पे काम करता है, हनुमान, जो बगरिया की ढानी है, जिला अजमेर में, थाना सरवाड़ का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा गीतिका चावला है,
और उनके पति हैं हर्ष कुमार, इनकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने उनका रिमांड ले लिया है कोर्ट से और अब आगे तफ्तीश की जाएगी। हमें उम्मीद है कि तफ्तीश के दौरान हमें और बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो रिकॉर्ड पर आएंगी। इसमें एक बात और भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत सुनिश्चित तरीके से किया जाता था कि पहले एक शिकायत जो हमें लगता था, वही बात हमने सर्च के दौरान हमें मिली भी कि ये शिकायत खुद लिखते थे और फिर इस गुब्बारे वाले से दोनों केसेस में इसने लिखवाई अपनी राइटिंग में, ताकि पुलिस को किसी भी तरीके से ये शक ना हो कि शिकायत प्लांटेड है। और हमें सर्च के दौरान वॉलंटरीली जब उन्होंने उस लैपटॉप को ओपन किया, डिजिटल डिवाइस को देखा उन्होंने, तो उसमें वो हमें उस शिकायत के ड्राफ्ट भी मिल गए। हमें बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग इंक्रिमिनेटिंग, डीप रूटेड इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस मिले हैं जो उन्हें इन सभी मुकदमों से डिजिटली नहीं, फिजिकल एविडेंसेस के रोल पर भी कनेक्ट करते हैं। हमारे पास ग्राउंड इंटेलिजेंस है, हमारे पास ग्राउंड रूट्स हैं, हमारे पास और टेक्निकल एविडेंसेस है जो इस केसेस में इनको बहुत डीपली कनेक्टेड करते हैं। आपने एआई का जिक्र किया था, तो एआई ने क्या कुछ मदद की सर उनकी गिरफ्तारी में? देखिए, डिजिटल क्रांति का समय है। हर रोज नया फोन आता है और नई टेक्निक्स यूज होती हैं और उसको यूज करने के लिए उसको समझने की शायद मुझे जरूरत लगता है कि नहीं पड़ती है, क्योंकि ग्राफिक यूजर इंटरफेस बहुत स्ट्रांग है और बहुत इजी है। मैंने आपको बताया कि 25 के लगभग तो हमने डिवाइसेस आइडेंटिफाई किए थे जो यूज हुए हैं, बट वी आर एक्सपेक्टिंग इससे काफ़ी ज़्यादा नंबर में इसमें यूज हुए हैं, क्योंकि अभी हम एक बहुत बड़े हिस्से पे काम किया है, काफ़ी हिस्सा काम करना बाकी है। 100 से ज़्यादा नंबरों की सीडीआर को हमने एनालिसिस किया है। ऐसे में ये सब चीज़ें माननीय न्यायालय के सामने रखना और दिन प्रतिदिन उस कार्रवाई को कैसे हमने किया है इंटरकनेक्टेड रखना, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान फोकस भी चेंज हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति यह भी भूल जाता है कि ये नंबर कहाँ कनेक्टेड था। तो हमने एक एक्सपर्ट को रॉप इन किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे लिए एक ऐसा टूल बना के दें कि जितने नंबर कहाँ कहाँ किस किस आईएमआई के साथ कनेक्टेड हैं, किस किस समय पे कनेक्टेड हैं, हम उसको ग्राफिक यूजर इंटरफेस से बहुत आसानी से ना केवल समझ सकें बल्कि टीम के सभी लोग उस चीज़ को याद रख पाएँ। और अगर न्यायालय में उसके प्रेजेंट करने की जरूरत पड़े तो हम माननीय न्यायालय को भी वो दिखा पाएँ कि किस प्रकार से नंबर आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि डिजिटल डिवाइसेस का जो टेक्निकल डाटा है उसका एनालिसिस एक्सपर्ट्स के लिए बड़ा आसान है, लेकिन उसको पूर्ण रूप से सामने रखने में बड़ी दिक्कत आती है। तो उसको ईजिएस्ट वे में कैसे प्रेजेंट कर पाएं, दैट्स व्हाई वी रॉप इट। सर, आपने बताया कि पुराने मामले इनके खिलाफ मिले हैं जो कि एफआईआर है या कैंसिल की जा चुकी है। मेरा सवाल ये, जो अभी एफआईआर जिसमें अरेस्ट किया है आप लोगों ने, वो क्या केस था और उसमें किस तरह से ये आप लोगों ने जांच की कि ये फेक है या इन्होंने कोई एक्सक्यूशन मांगी जिनके खिलाफ इन्होंने एफआईआर कराई थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। देखिए, ऐसा इसमें एक्यूज्ड को जो 29 अक्टूबर को जो कंप्लेंट रिसीव हुआ था, इसमें एक्यूज्ड कौन था? एक्यूज्ड क्या दीपिका या उसके हस्बैंड से या फिर इनके क्लाइंट के किसी तरह से रिलेटेड था? ये यस, एग्जैक्टली। देखिए, ठीक है, एआई का जमाना है, लेकिन फिर भी ह्यूमन इंटेलिजेंस विल ऑलवेज लीड इट। मुझे अभी भी याद है कि जिस समय एफआईआर के लिए शिकायत आई थी तो मेरे एसएचओ हैं अजय वीर, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि सर एक बड़ी सीरियस कंप्लेंट आई है, कंप्लेंट में एलिगेशन इस तरीके के हैं। तो मेरा पहला सवाल उनसे ये था कि वो व्यक्ति कौन है और क्या वो उसका डेली का रूट है आने जाने का। तो उस प्रोसेस में उन्होंने मुझे बताया कि जी वो पिछले 8-10 दिन से उस रूट पे आ रहे हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि वहाँ उनके माता पिता रुके हुए हैं एक होटल में। मैंने कहा कब से? बोला 8-10 दिन से। तो जाहिर है दिवाली के हफ्ते 10 दिन की बात है, तो दिवाली के समय पे परिवार इकट्ठा होता है, सभी को पता है। तो मैंने इनसे कहा कि जब 10 दिन में वो यहाँ रुके हुए हैं तो इसका कोई मैरिटल डिस्प्यूट चल रहा है क्या? देयर इज एनी डिस्कॉर्ड बिटवीन बोथ द स्पाउसेस? पूछताछ में पता चला कि ऐसा है। एक चीज। दूसरा, शिकायतकर्ता ने जो अपनी आईडी दी, आईडी देने के बाद पता चला कि वो राजस्थानी भाषा, ये मैं प्रेजेंस ऑफ माइंड अपनी आईओ की भी और वो लोग जो उस समय इन्वॉल्व थे उनकी कहूँगा कि उसकी आवाज़ राजस्थानी लग रही थी, लोकल डायलेक्ट जो लग रहा था, लेकिन उसकी आईडी फर्रुखाबाद की थी। तो इसी बिहाफ पर उनसे कहा गया। हम शिकायतकर्ता से अमूमन इस तरह की चीज़ें फर्स्ट फेज पर नहीं मांगते, क्योंकि बहुत डीप, बहुत ही गहराई से और बड़ी शांति से आप इस तरह की शिकायतों को डील करते हैं। तो आईडी
पर जो फोटो मांगी गई वो फोटो जो थी, एक उन्होंने फोटोकॉपी दी शिकायतकर्ता ने, जो इस केस में अब व्यक्ति अक्यूज है हनुमान, उस फोटो से हम मैच ही नहीं कर पाए। तो ये दो मेन पॉइंट थे जिससे हम ट्रिगर हुए कि शायद कुछ गलत हो सकता है। उसके बाद जब थोड़ा सा बात करने की कोशिश की तो शिकायतकर्ता भी टाल-मटोल सी करने लगा। Then we developed this case and now we are here. So you talked about the strain vehicle, so like how strong the belief is and how to get the strain spouses involved हैं? Yes, exactly. देखिए मैं आपको एक बात कहूँगा, आपने भी शायद एक सवाल पूछा था कि इस केस में कौन इन्वॉल्व है, किनके खिलाफ केस था। देखिए अभी मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि वो एक जो उनकी प्रोफाइल है वो किसी आईटी कंपनी को रन करते हैं, पर चूंकि वो अभी हमारे आरोपी नहीं है तो इट वुड नॉट बी बेटर कि मैं उनको अभी यहाँ नेम करूँ। परंतु हमें ये पता चला कि जब इस केस के अंदर हमने पहली बार उसके डिजिटल ट्रेल पे काम करना शुरू किया तो फर्स्ट रेड फ्लैग तो हमारा थाने में रेज हुआ था। सेकंड रेड फ्लैग रेज हुआ जब हमें पता चला कि इस नंबर के खिलाफ एक एक्सटॉर्शन कंप्लेंट रजिस्टर हुई थी हमारे सेंट्रल रिपोजिटरी में, और देन मल्टीपल रेड फ्लैग्स पर रेज्ड और हर जगह हमने गीतिका को सेंट्रलाइज पाया और हर जगह हमने ये भी मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे हमें ये फाउंड आउट कि जो हस्बैंड है, पति है, उसका एक ही कहना है कि ये हमारी वकील थी और उसके बाद हमारी पत्नी की वकील बन गई, और उसके बाद एक केस में कहा कि जी मेरे बच्चे ने ही अपने ही बच्ची की तरफ से मेरे खिलाफ पोक्सो का पर्चा दर्ज कराया गया। अभी हमारे पास ऐसे भी इनपुट हैं उनकी तरफ से, ये भी बात आई है कि उन्होंने सीधे तौर पर इनको कहा था कि आपने ये करवाना है। अमूमन मैरिटल डिस्कोर्स में जब चीज़ें खराब होती हैं तो लोग शायद इतना नहीं सोच पाते हैं कि किस हद तक जाना है। सर हनुमान ने अपनी जो कंप्लेंट दी थी उसमें विक्टिम किसको बताया था, और क्या इस शिकायत में कंप्लेंट में एफआईआर रजिस्टर करना है पुलिस अपनी या पहले हमने? देखिए ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इस तरह की शिकायतों पे हम न्यायालय के भी, माननीय उच्च न्यायालय के भी आदेश हैं कि पहले ही दर्ज करेंगे। इसमें उन्होंने अपने नाबालिग बच्चे को पीड़ित बताया था और उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी इसमें क्रिएट की थी। अगर आप उसको ढंग से सुनेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वो कितना शातिर है, कि इतने प्यार से उस स्टोरी को उन्होंने प्ले किया कि पहले लेवल पे तो शायद पुलिस को भी नहीं लगा, पर शायद पुलिस इस कदम में थोड़ी ज़्यादा समझदार निकली उनसे, तो बी एबल टू फाइंड आउट कि वो नाबालिग बच्चा जो है वो सही नहीं कह रहा, माता पिता के कहने पे बोल रहा है। अच्छा सर, तो पैसा रिकवर किया अभी तक की पूछताछ में क्या कुछ निकल के आया, कहाँ से किया है? देखिए अभी तो बोर्ड जो है वो कहाँ से पास आया, कैसे? देखिए जो हमें रिकवर हुआ है वो दो तरह की चीज़ें मैं अभी समझ पा रहा हूँ। पहले तो मैंने बताया आपको 16-17 घंटे रेड चली है, बहुत अर्ली मॉर्निंग में बिना समय, क्योंकि आजकल हर चीज़ सीसीटीवी कैमरे के अंदर होती है, पुलिस थाने हम सब आप सब कैमरे की निगरानी में है, समय का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो उनको पेश किया, टीम लगभग 72 घंटे से बिना खाए पिए सोए काम करे जा रही थी। तो पेश करने के बाद अभी तो हमें पूर्ण रूप से इतना समय नहीं मिला है, पर जो अब तक मिला है उसके बिहाफ में दो बातें कह जाता हूँ कि जब हम सर्च करते हैं तो अमूमन पहला सवाल सर्च पार्टी यही करती है इंचार्ज कि ये पैसे का आप कोई सोर्स दे पाएँ। कम अमाउंट पे जनरली ये सवाल कम पूछे जाते हैं, पर अमाउंट बहुत ज़्यादा थी और जब सवाल पूछा गया तो वो ऐसा कोई जवाब नहीं दे पाए। इसलिए काउंटिंग प्रोसेस के दौरान ही, इनफैक्ट उसके शुरू होने से पहले ही हमें लग गया था कि ये अमाउंट काफ़ी लाखों में है, तो हमने बिना समय खराब किए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताया। गोल्ड के बारे में भी हमने उनको प्रॉपर जब लिस्ट आ गई तो उसका भी उसको कम्युनिकेट किया। वी आर इन टच डिपार्टमेंट के साथ, उनकी तरफ से भी शायद पूछताछ होगी। तो अब इसमें कुछ हिस्सा क्राइम प्रोसीड्स है, क्योंकि इस केस के दौरान जो अभी तक हमारे पास फाइल पर हम इन्वेस्टिगेट कर पा रहे हैं, वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज कि इसमें पहले पति से फीस ली जाती थी, जो एक तय प्रोसीजर है। उसके बाद पत्नी से भी पैसे लिए जाते थे कि आप इस पैसे के बदले मैं आपके लिए ये काम भी करवा के दूंगी। इवन जो इस केस में हनुमान नाम का व्यक्ति है उसको कुछ पैसे दिए भी गए हैं और कुछ पैसे कमिट किए गए थे, बट शायद पुलिस की त्वरित कार्रवाई थी कि फरीदाबाद वाला केस भी कैंसिल हो गया, गुड़गांव में जो पहले दर्ज हुआ था वो भी कैंसिल हो गया। लेकिन इन दोनों केसेस में और इस केस से ना उनको पता था उस समय तक कि ये आपस में कनेक्टेड है। ये डॉट्स सब कनेक्ट हुई हैं बहुत क्लियरली, तो हमें पता चला है कि ये कनेक्टेड है। सर गीतिका और गुब्बारे वाले कितने केसेस में? देखिए 3 केसेस पे तो सीधे तौर पर हैं। अब मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि
इसमें कितने % इन्वॉल्वमेंट है। गीतिका तीनों केसेस में सीधे तौर पर इन्वॉल्व है, उनके पति इन्वॉल्व है। 2 केसेस के अंदर सीधे तौर पर हनुमान इन्वॉल्व है। एंड ये अभी शुरुआत है, ये अभी शुरुआत है। और मैं चाहूँगा कि इस विषय में और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। अभी एसआईटी के मेंबर्स मीटिंग करेंगे, इस बारे में कंटिन्यूस सुपरविजन और डायरेक्शंस दी जाती रहती हैं ताकि वो ठीक तरीके से काम हमारा सही न्यायपूर्ण से तरीके से चले। तो हम ऐसे सभी केसेस को एग्जामिन करने की कोशिश करेंगे जिनको कैंसिल किया गया है, क्योंकि निर्दोष लोगों के साथ भी गलत तरीके से पेश ये शिकायत के तौर पर आया गया है। उस कार्रवाई को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। हो सकता है इसमें बहुत केस और मिलें और वी आर एंटिसिपेटिंग विल फाइंड मेनी मोर केसेस। कितने ऐसे अकाउंट्स हैं जो इन के मिले हैं? देखिए, अभी नंबर ऑफ यूपीआई आईडीज हैं और अकाउंट्स हैं लगभग 15 से ज़्यादा हैं। पर चूंकि होता क्या है कि हम डायरेक्ट बैंक को मेल करते हैं, बट एक और भी चैनल है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, माननीय वित्त मंत्रालय के तहत एक एजेंसी काम करती है जिनके साथ हमारा समन्वय होता है। हमने उनसे संपर्क किया है और उनकी तरफ से एक रिपोर्ट आती है जो हम आपस में शेयर करते हैं। वो आने के बाद क्लियर तौर पे पता चल पाएगा। ट्रांजैक्शन कुछ क्लियर हो पाया सर, इन अकाउंट्स के अंदर कितना ट्रांजैक्शन हो रहा था? देखिए, मैंने आपको बताया ना, अभी पूरी रिपोर्ट मेरे पास आई नहीं है। टीम एसआईटी उसको एनालिसिस करेगी, पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। एंड हम जितने भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, ऑब्वियसली उसमें हर अकाउंट्स को स्क्रूटनाइज करवा पाएंगे। अभी जो जहां जहां हमें लगेगा कि गलत होगा उन सबको तो एग्जामिन करने की आवश्यकता होगी। अच्छा सवाल है। मैं आप बड़ी देर से पूछा आपने, ठीक सवाल। सर जैसे गीतिका तो एडवोकेट है, हनुमान गुब्बार वाला, इन दोनों का संपर्क कैसे हुआ, कैसे टाइम हुआ? ये मतलब आप इन्वेस्टिगेशन अब आपने शुरू की है। देखिए, अभी तक की जो प्रारंभिक पूछताछ है, क्योंकि कल तो 17 घंटे की रेड चली तो हमें बहुत कम समय मिला गिरफ्तारी, क्योंकि हमें तुरंत गिरफ्तारी करनी थी। अभी तक ये पता चला है कि जो गीतिका के पति हैं हर्ष कुमार टक्कर, पहले वो बेकरी को सामान सप्लाई करते थे, किस तरह का करते थे वो अभी पूछताछ करेंगे दोबारा से, समय है, रिमांड मिला है। उसके बाद इन्होंने मेरठ की किसी यूनिवर्सिटी से लॉ की गीतिका ने। उसके बाद 2022 में इन्होंने बताया कि लॉ हुई है, 23 में गीतिका ने लॉ की प्रैक्टिस करनी शुरू की है। उन्होंने स्वयं ये मानी है बात गीतिका ने कि चूंकि मैरिटल डिस्प्यूट्स जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं उसमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं, उनमें काम दूसरे तरीके से होता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऐसा उनका मानना है। गीतिका का मानना है उसका कि ऐसा होता है, इसलिए ये आसान थे, उसको काम भी नहीं आता था, ऐसा उसने भी कहा है, तो उनके लिए इजी टारगेट था। दूसरा आपका सवाल था कि ये कैसे संपर्क में आए। डिजिटली वी हैव प्रूव्ड इट। ये टेक्नोलॉजी की खूबसूरती है कि हम इस बात को फाइल पर रख पाए, कोर्ट को बता पाए कि किस तरीके से मिले। 2023 में हनुमान अपनी पत्नी के साथ भूतेश्वर मंदिर के पास रहता था, लेबर का काम करता था, वहीं पर पहली बार इनका संपर्क हुआ था और काफी समय तक वो निरंतर रूप से गीतिका का जो पति है हर्ष, उससे मिलता रहा और उसने उसकी पूरी आर्थिक स्थिति को समझा और उसकी मजबूरियों को, उसकी जरूरतों को समझा और उसके बाद उसने उसको फ्रंट पर यूज करने की पूरी योजना बनाई। और ये फिर आपके सामने मैंने बताया ना कि 3 केसेस का तो हम बता ही पाए हैं, अभी तो शुरुआत है, ना जाने कितने और भी हो सकते हैं। देखिए, पहले केस के अंदर एक केस के अंदर पत्नी के द्वारा दर्ज करवाया गया पॉक्सो का केस पति के खिलाफ। ये कौन सा था, कहाँ पे, किस थाने में, कब दर्ज हुआ? देखिए 47 नंबर एफआईआर है 19/5/2024 की, महिला थाना वेस्ट में। ये पत्नी के द्वारा उनकी बच्ची का जो पॉक्सो का एक्ट का केस है वो रजिस्टर कराया गया था पति के खिलाफ। उसमें भी पहले एडवोकेट जो थी वो गीतिका ही थी, बाद में उनकी बन गई, ऐसा उसने शिकायत में भी दिया है, उनके बयान भी हैं। दूसरी जो थी वो अभी 6 महीने में 26/6 को दर्ज हुई है रेप की, उसमें हनुमान की पत्नी की तरफ से ये शिकायत दर्ज करवाई गई कि उनके साथ रेप किया गया। और तीसरी हमारे पास एफआईआर रजिस्टर हुई है 391 नंबर। हाँ जी, तो मैंने आपको बताया ना, कॉमन डॉट गीतिका है।
गीतिका पहले पति की एडवोकेट होती है, उसके बाद पत्नी की बन जाती है, पति की सारी इन्फॉर्मेशन को पत्नी के साथ। मैंने ये भी तो बताया ना आपको। कौन? हाँ, पहले रेफरल्स भी हैं इसमें कि दो दोस्त हैं, जिसमें एक दोस्त ने बताया कि उसका मैरिटल डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसने कहा कि मेरा भी चल रहा है, तो मेरी एडवोकेट ये है, तो आप भी ये यूज कर लो, और दोनों कनेक्टेड है। उनमें से पहले व्यक्ति ने तो एक रिटर्न कंप्लेंट की हुई है पुलिस को, जिसकी जांच एसीपी लेवल तक हुई है कि एक्सटॉर्शन के एलिगेशन लगे कि मेरे को धमकियां मिल रही हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा, इसमें डिजिटल एविडेंसेस हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, जिसमें अलग अलग एजेंसीज का नाम लेकर ये कहा गया है कि आप इस मामले को सुलझाइए। और पैसे के एलिगेशन, जब पैसे के एलिगेशन पर हस्बैंड ने सरेंडर नहीं किया, तो उसके तुरंत बाद पोक्सो का पर्चा भी दर्ज हुआ। ऑपरेशन का ब्रिलियंस यार के इलाके में। देखिए, मुख्य रूप से तो अभी यहीं गुड़गांव कोर्ट में ही उनका पता चला है। एक फरीदाबाद कोर्ट का कोर्स है, लेकिन हमें उसमें अभी पता नहीं है कि एग्जैक्टली कितनी किस तरह की वो है, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट तो हमारे पास है ही रिकॉर्ड पे उनकी। इसमें एक सवाल है कि ये जो गीतिका है, इसके पास केस आते कैसे? जैसे आपने बताया 1 2 3 तो किस तरीके से आए, मतलब कैसे संपर्क में आते थे इसके? कितने क्लाइंट्स अभी तक इनके पास थे, हस्बैंड या वाइफ? देखिए, मैं उस बारे में अभी आपको ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी रिमांड मिला है। आप समझिए कि अर्ली मॉर्निंग हम रिमांड लेकर आए हैं, उसके बाद हम 10 दिन का, 7 तीनों का 7 दिन का तीनों का नहीं, इसमें एक जो हनुमान है उसका 5 दिन का है, गीतिका और उसके पति हर्ष का 7 दिन का है। गुरुग्राम पुलिस के डीसीपी की माने तो अब तक पुलिस की जांच में 3 से अधिक फर्जी पॉक्सो केस का खुलासा हुआ है। हालांकि पुलिस को शक है कि यह गैंग इससे कहीं ज्यादा लोगों को ठग चुकी है। फिलहाल तीनों आरोपी 7 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं और पुलिस अन्य पीड़ितों की पहचान में जुटी है। गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों के ठिकाने से 1.5 करोड़ रुपए नकद और लगभग 2.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि महिला वकील गीतिका ने कई मामलों में झूठे सबूत बनाकर और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर लोगों को जाल में फंसाया और फिर मोटी रकम लेकर केस को खत्म कराया। पुलिस का कहना है कि इस रैकेट में और भी लोगों की संलिप्तता हो सकती है। अब रिमांड के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना है। इस कार्रवाई ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो न्याय के नाम पर अन्याय का धंधा चला रहा था।